हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 का सेक्शन 2.1 का नर्मदा मैन क्वेश्चन एंड एथनो आर्कियोलॉजी। तो ये मैं इस तरह से बताऊंगा कि ये 15 नंबर, 10 नंबर और 20 नंबर अगर किसी में भी आ जाए तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। बहुत रिफाइंड कंटेंट है, 5-6 सोर्सेज से मिला के ये कंटेंट बनाया गया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर भी किया गया है कि क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट कैसे डालना है। तो चलो हम शुरू करते हैं नर्मदा मैन से। सबसे पहले तो नर्मदा मैन जो है ना, आपको लिखना है कि इट इज नेम्ड एज होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज एज ए सब स्पीसीज ऑफ द एक्सटिंक्ट होमो इरेक्टस। तो ये नाम आप याद रख लिए, ये एक्सटिंक्ट होमो इरेक्टस का सब स्पीसीज है और इसका नाम होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सबसे पहले क्या हुआ था, 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया ने डिस्कवर किया था क्या, स्कल कैप, ठीक है। और उस स्कल कैप का जो नाम था ना, वो फोसलाइज्ड कलावारियर, कलावारिया इसका नाम रखा गया। तो ये नाम ना आपको, ये जो नेम है ये आपको एज देगा दूसरों से आगे, ये रट्टा मार लेना है। कहाँ मिला था, फ्रॉम हथनोरा विलेज के अंदर मिला था, मध्य प्रदेश की नर्मदा वैली में मिला था। तो ये आपकी इंट्रो हो गई। सबसे पहले तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम के अंदर मैं गोला मार के आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस इसका टेक्निकल नाम है, ये याद रखना है। डॉक्टर अरुण सनकिया ने 1982 में ढूंढा था और इसका नाम क्या था, फोसलाइज्ड कलावारिया था। कहाँ मिला था, हथनोरा विलेज के अंदर मिला था और मध्य प्रदेश की नर्मदा वैली में मिला था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम 1987 में क्या हुआ था, हमारे एक और इम्पॉर्टेंट पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, ए आर सांख्यन थे। उन्होंने राइट क्लीवेकल डिस्कर किया था सेम रीजन से, ठीक है। 1982 में फोसलाइज्ड करावन मिला था जो स्कल कैप थी। 87 के अंदर ए आर सांख्यन को राइट क्लीवेकल मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आप लिख देंगे। उसके बाद टाइम पीरियड, ये 1 नंबर का ये है टाइम पीरियड, ये 4 लाख साल पुराना है, ठीक है। और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से ये बिलोंग करता है। तो ये आपको लिखना है बस इतना सा, 4 लाख ईयर्स ओल्ड, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड ब्रैकेट में। उसके बाद आ जाता है ये फिजिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिजिकल फीचर्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्रेनियल कैपेसिटीज़ की, क्रेनियल कैपेसिटीज़ की 1150 से लेके 1150 से लेके 1400 सीसी तक है। दो होमोसेपियंस के बराबर है, मतलब जो होमोसेपियंस थे ना उनकी भी इतनी क्रेनियल कैपेसिटी थी। उसके बाद इसके स्कल के ऊपर आ जाते हैं। स्कल में क्या था, इसकी ब्रो रिज बहुत बड़ी थी, ब्रो रिज बड़ी थी और क्रेनियल वॉल्ट इसका फ्लैट था, ठीक है। तो ये आपको फीचर याद रखना है कि लार्ज ब्रो रिज एंड फ्लैट क्रेनियल वॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। देन पोस्ट क्रेनियल एनाटॉमी की बात करते हैं हम। ये एक पोस्ट क्रेनियल एनाटॉमी इंपॉर्टेंट फीचर है कि डॉक्टर ए आर सांख्यन ने क्या किया था, डॉक्टर ए आर सांख्यन ने स्टडी कर क्लीवेकल को स्टडी किया था और बोला था कि ये 25 से 30 साल ओल्ड फीमेल की है। और उसकी जो फीमेल है ना 25 से 30 साल, 25 टू 30 ईयर्स ओल्ड, उसकी बिल्ड शॉर्ट स्टॉक की बिल्ड है जो आज की डेट में पिग्मीज जैसी है। तो मतलब पोस्ट डॉक्टर ए के सांख्यन ने क्या किया था, उन्होंने जो क्लेवेकल उनको मिला था ना 1987 में, उसको स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई ये जो क्लेवेकल है ना, ये 25 से 30 साल ओल्ड फीमेल का है, ठीक है। और ये फीमेल की जो बिल्ट है ना, बॉडी बिल्ट, वो शॉर्ट स्टॉक की बिल्ड है, ठीक है। मतलब छोटी हाइट की है वो, और उससे छोटी हाइट आज की डेट में पिग्मीज से मैच करते हैं। तो ये मॉडर्न डेज पिग्मीज जैसे थे बेसिकली। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया था, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके कल्चर के ऊपर कि भाई कल्चर क्या बोलता है। कल्चर एक इंपॉर्टेंट आ जाता है कि फिजिकल फीचर्स के बाद कल्चर क्या कह रहा है। तो कल्चर इसके अंदर क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो ये जो स्टोन टूल्स है ना, ये स्टोन टूल्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। नर्मदा की साइड के ऊपर वो स्टोन टूल्स क्या क्या है, क्लीवर्स मिले हैं, हैंड एक्सेस मिले हैं, नाम याद रखने हैं। उसके बाद एचुलियन टूल्स मिले हैं। और वो लोअर पैलियोलिथिक, जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है ना, जब आप पेपर 1 के अंदर पढ़ेंगे या एथनो आर्कियोलॉजी डिटेल पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये एचुलियन टूल्स इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आपको वर्ड याद रखना है, या एचुलियन टूल्स। इसके अंदर बेसिकली यही आ जाते हैं, क्लीवर्स आ जाते हैं, हैंड एक्स आ जाते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्मदा मैन, जो नर्मदा मैन उन्होंने ढूंढ किया ना, जो उन्होंने डिस्कवर किया, वो एक हंटर था, हंटर। वो देखने को कैसे मिलता है कि हमें बहुत सारी ब्रोकन बोन्स ऑफ एनिमल्स मिली हैं। तो ब्रोकन बोन्स ऑफ एनिमल मिलने से ये पता लगा कि ये हंटर था बेसिकली, नर्मदा मैन था जो। और ही वॉज हैबिचुअल टूल मेकर, ये कीवर्ड याद रखना है।
बस आपको यही कीवर्ड लिखने हैं पेपर में। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई इसका फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या था। अब फाइलोजेनेटिक स्टेटस में ना डिबेट आ जाती है अलग अलग पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। तो डॉक्टर जो सोनकिया थे ना, अरुण सोनकिया ने उनको बोला था ये उन्होंने नाम दिया था ये होमो इरेक्टस है, और इसका नाम है होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस, और ये लोअर पैलियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करता है। बट एक डॉक्टर मैरी एंथोली डी लमले था, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम वजन डालते हैं यार आपके क्वेश्चन में, ठीक है। डॉक्टर मैरी डी एंथिलर दी लमले, ठीक है। इसने बोला था कि ये होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस नहीं है, ये इवोल्ड होमो इरेक्टस है बेसिकली। और ये इवोल्ड होमो इरेक्टस क्यों है? क्योंकि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई क्रेनियल कैपेसिटी। वाई जबकि सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको आर्चिक होमोसेपियन भी बोला है, ठीक है। कुछ देर वर सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने इनको आर्चिक होमोसेपियन बोला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सो देर आर द डिफरेंट व्यू, दे हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट फाइलोजेनेटिक स्टेटस, डिफरेंट व्यूज अबाउट द फाइलोजेनेटिक स्टेटस। क्यों? जो डॉक्टर सोनकिया हैं उन्होंने तो बोल दिया ये होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस है। उसके बाद मैरी एंथोलोनो दी लमली ने बोल दिया कि ये इवोल्ड होमो इरेक्टस है। और ये इवोल्ड होमो इरेक्टस क्यों है? क्योंकि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर कुछ और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन्होंने बोला है कि ये आर्चिक होमोसेपियन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या। उसके बाद इसकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या थी नर्मदा मैन की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आ जाएगा। तो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या थी कि दिस वाज द ओनली ह्यूमन स्केलेटन विच वाज एविडेंट एंड फाउंड फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड बिलोंगिंग टू द लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। तो इन्होंने बोला था कि ये अकेला ह्यूमन स्केलेटन है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से मिला है और ये लोअर पैलियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर डॉक्टर सांख्यन थे ना, उन्होंने क्या कहा था 87 में कि ही रिमार्क्ड दैट अक्रंस ऑफ द नर्मदा मैन इन वैली पोस्टुलेटेड दैट कॉमन एंसेस्टर ऑफ द होलोसिन शॉर्ट स्टॉकी बिल्ड पॉपुलेशन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग पिग्मी लिव्स हियर। तो डॉक्टर सांख्यन ने 1987 में जब क्लीवेकल डिस्कवर की थी तो उन्होंने बोला था कि ये जो नर्मदा मैन है ना, ये नर्मदा मैन पॉसिबल कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर शॉर्ट स्टॉकी बिल्ड पॉपुलेशन का, ठीक है, जो पिग्मीज है। तो उन्होंने डॉक्टर सांख्या ने क्या बोला था कि भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो नर्मदा मैन वैल्यू के अंदर मिला है ना, ये नर्मदा मैन ना एक तरह से कॉमन एंसेस्टर है जो शॉर्ट स्टॉकी बिल्ड पॉपुलेशन है, और जो मेनली पिग्मीज जो हैं उनका, ठीक है। और ये जो उनका आइडिया था ना, ये जो उन्होंने बोला, ये सपोर्ट किया गया था जेनेटिक स्टडी से भी सेम चीज़ पता लगी है। और जो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस आप पेपर 1 में पढ़ेंगे वो भी सेम चीज़ बोलता है कि टू एक्सप्लेन द मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिन इन द साउथ एशिया, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली कि जेनेटिक स्टडीज़ और आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस भी सेम चीज़ बोलती हैं। देन वी कम टू दी एथनो आर्कियोलॉजी, दूसरा टॉपिक। एथनो आर्कियोलॉजी के अंदर, एथनो आर्कियोलॉजी ना यार डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का आता है। अगर ये 20 मार्क्स का आता है तो आपको सारे का सारा छापना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 15 मार्क्स का आता है तो भी आपको ऑलमोस्ट सारा ही छापना है, इसमें से एक दो इन्फॉर्मेशन आप गायब कर सकते हो। बट अगर ये 10 नंबर का आ जाता है तो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो एथनो आर्कियोलॉजी में क्या था कि सबसे पहले तो ये एथनो आर्कियोलॉजी जो टर्म थी ना, ये आपको बतानी है किसने कॉइन की थी। जेसे फ्यूक्स नाम का बंदा था, इसने कॉइन की थी 1950 में। और डिफाइन इसने एथनो आर्कियोलॉजी को क्या बोला था कि दिस इज द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, ये प्रेजेंट सोसाइटी की स्टडी है फॉर हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्री हिस्टोरिकल कल्चर अलॉन्ग विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन स्टडी। इसने बोला था कि हम क्या करते हैं कि एथनो आर्कियोलॉजी के अंदर जो प्रेजेंट सोसाइटी है ना, मतलब आज की डेट में जो ट्राइबल्स हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। उनकी स्टडी करने के बाद हम हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर का। मतलब आज से 5000 साल पहले जो कल्चर रहा होगा ना, उसका हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है प्रेजेंट डे ट्राइबल सोसाइटीज़ को स्टडी करके। और उसके साथ साथ क्या किया जाता है, इन साइट्स के ऊपर जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं ना, उनको भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है एथनो आर्कियोलॉजी क्या होती है कि भाई
प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको देखते हुए हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन करना प्री हिस्टोरिक कल्चर का, और वहाँ पाए जाने वाले आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को ध्यान में रखना। ठीक है, और इसका ये फेमस कब हुई थी? ये पोस्ट 1950s के अंदर फेमस हुई थी एथनो आर्कियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। इसने फोकस किया था कि उस टाइम क्या होने लगा था कि एथनोग्राफिक डाटा के ऊपर फोकस होने लग गया था कल्चरल रिमेन्स और कल्चरल रिकंस्ट्रक्शंस करने के लिए। 1950s के अंदर क्या हुआ था, जो हमारी थीम्स थी ना, मतलब हमारी एंथ्रोपोलॉजी या आर्कियोलॉजी के अंदर रिसर्च की, उनके अंदर एथनोग्राफिक डाटा स्टडी किया जाने लग गया था, ताकि कल्चरल रिमेन्स हो गए, जो कल्चरल रिमेन्स और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, एक ब्रायन हेडिन करके बंदा था, ये नाम इंपॉर्टेंट है। उसने मीजो अमेरिकन क्वर्न स्टोन्स को स्टडी किया था ताकि प्री हिस्टोरिकल स्टोन कल्चर ऑफ सेंट्रल अमेरिका स्टडी किया जा सके। बेसिकली ब्रायन हेडिन एक बंदा था, उसने क्या किया था, जो हमारा सेंट्रल अमेरिका है ना, यहाँ मैक्सिको मिल जाता है, जो भी देश हैं, उनके प्री हिस्टोरिक स्टोन कल्चर वहाँ पे पाया जाता था। ठीक है, पुराने टाइम में। तो प्री हिस्टोरिक स्टोन कल्चर के बारे में जानकारी लेने के उसने मीजो अमेरिकन, ठीक है, स्टोन क्वर्न को स्टडी किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक। देन क्या हो जाएगा कि स्टडी बाय द बुशमैन। दूसरा क्या था कि बुशमैन्स की स्टडी एथनो आर्कियोलॉजी में आरबी ली ने की थी, और एस्किमो की स्टडी एलएच बिनफोल्ड ने की थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर तो ये 10 नंबर का आ जाए तो आप एक एग्जाम्पल ही लिख दो। ठीक है, और फिर 10 नंबर का आ जाए तो ये गायब कर दो, आप सिर्फ इतना सा लिख दो। देन यू गिव 1 एग्जाम्पल दिस और 1 एग्जाम्पल दिस, अगर इफ इट इज कमिंग टू 10 मार्कर। और इंडिया में उस टाइम क्या हो रहा था, इंडिया के अंदर भी सेम डेक्कन कॉलेज था एक, उसने नियोलिथिक और चालकोलिथिक साइट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक साइट्स को स्टडी किया था उन्होंने। ठीक है, देन हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल और पैरेलल। उसके बाद कि कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल और पैरेलल क्या बोलता था। बेसिकली ये एथनो आर्कियोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल एंड पैरेलल। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है फिर। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हुए आपको यहाँ तक ले जाना है, एंड यू कैन ऐड दिस टू योर आंसर, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल और पैरेलल से रिलेटेड है। तो सर्वाइवल और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये दिया था भाई ईबी टेलर नाम के थिंकर ने दिया था। आप पेपर 1 में पढ़ेंगे, और इस बुक में दिया था प्रिमिटिव कल्चर। तो ये नाम लिखना है आपको, ये किताब का नाम लिखना है जो आपको एज देगा। उन्होंने क्या बोला था कि सर्वाइवल एक कल्चरल फिनोमिना है दैट हैज आउटलिव्ड ए सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच इट हैज ओरिजिनली डेवलप्ड। इन्होंने क्या किया था कि ये बोल रहे थे कि ये ना बेसिकली एक ऐसा कल्चरल फिनोमिना है जो एक पर्टिकुलर जगह पे डेवलप हुआ था और आज भी ये जिंदा है, वहाँ की जो अलग अलग कंडीशंस अलग अलग टाइम पे आई मतलब उनको अडाप्ट करने के बाद आज भी ये बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस था आज से 5000 साल पहले। ठीक है, 500 ईयर्स ओल्ड पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रेट्स डेवलप हुए। फॉर एग्जांपल, एक प्रैक्टिस डेवलप हो गई, लाइक यू कैन से कि एक प्रैक्टिस डेवलप हुई, कोई सेरेमनी डेवलप हो गई। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैरिज सेरेमनी डेवलप हो गई। तो उन्होंने कहा था कि उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया में कंडीशंस चेंज हुई होंगी, दूसरे ट्राइब्स आने लग गए, ये दूसरी जगह पे जाने लग गए, इकोलॉजिकल कंडीशन चेंज हुई। बट ये मैरिज सेरेमनी का जो कस्टम था ना, ये आज भी चलता रहा। तो ये जो आज भी चल रहा है ना कस्टम, इसको स्टडी करते हैं हम। तो ये जो कस्टम होता है, ये हो गया बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल, कि भाई ये सर्वाइव कर गया, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, अब ही वाज द ओपिनियन दैट प्रेजेंट इरेशनल कस्टम, आज की डेट में जो हमें इरेशनल कस्टम्स दिखते हैं ना ट्राइबल्स के, दे आर द वेस्टिजल ऑफ द अर्लियर रैशनल प्रैक्टिस। पुराने टाइम में वो रैशनल प्रैक्टिसेस होती थी। तो आपने ये लिखा। फिर उसने क्या किया, कस्टम्स को ना 2 में डिवाइड कर दिया। एक तो कस्टम्स होते हैं जो जिनकी आज की डेट में यूटिलिटी है और फंक्शंस भी हैं, भाई किसी काम की वजह से वो कस्टम आज भी प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटीज़ में। बट कुछ कस्टम है जिनकी यूटिलिटी तो ख़त्म हो गई है और वो पुअरली इंटीग्रेटेड है रेस्ट ऑफ कल्चर के साथ।
ठीक है, दे आर पुअरली इंटीग्रेटेड विद रेस्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, लोस्ट यूटिलिटी एंड दे हैव पुअरली इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ कल्चर, ये हो जाएगा। देन इसको, इन जो लेटर वाले हैं ना, इनको सर्वाइवल बोला जाता है बेसिकली। देन उसने ही एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मटेरियल कल्चर, तो ही एक्सटेंडेड सर्वाइवल टू द मटेरियल कल्चर। तो इन्होंने ईबी टेलर ने क्या किया था, ये जो सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट था ना, ये मटेरियल कल्चर तक एक्सटेंड किया। उसने एग्जांपल भी दिया कि आजकल जो आपने देखा होगा ना कि आप ग्रेट कोट मेंस का फॉर्मल वियर डालते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, ये एक वेस्टिजल प्रैक्टिस है प्री हिस्टोरिक टाइम्स की। जो टेल कोट यूज़ होता था उस टाइम के अंदर, हॉर्स को राइड करने के लिए टेल कोट यूज़ होता था, वो टेल कोट आज की डेट में फॉर्मल वियर बन गया वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ठीक है, उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी दूसरी जगह पे। ठीक है, ये उस सेकंड क्या था, इसके ऊपर काम किया था एक स्कॉटिश रेवोल्यूशनरिस्ट थे, स्कॉटिश रेवोल्यूशनिस्ट, उनका नाम था जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन। ये नाम मुश्किल है याद रखना, बट कुछ भी मन मार के कर लेना यार। ठीक है, जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन, उन्होंने सर्वाइवल के कॉन्सेप्ट को सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कस्टम्स को डिनोट करने में दिखाया था। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि स्कॉटिश रेवोल्यूशनिस्ट जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वाइवल टू डिनोट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कस्टम्स। ठीक है, जैसे कि उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कस्टम्स में क्या था, उन्होंने एग्जांपल लिया जैसे न्यूपितल एक पर्टिकुलर ट्राइब है, उसके अंदर मॉक बैटल्स होती हैं, तो उसने बोला था कि मॉक बैटल्स ऑफ द न्यूपितल आर सर्वाइवल ऑफ द ट्राइबल प्रैक्टिस ऑफ ब्राइड कैप्चर और किडनैपिंग ऑफ द वुमेन। ठीक है, उन्होंने बोला था कि भाई जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन ने बोला था कि जो मॉक बैटल्स है ना न्यूपितल ट्राइब्स के अंदर, वो आज की डेट में सर्वाइवल है ट्राइबल प्रैक्टिस ऑफ ब्राइड कैप्चर और किडनैपिंग ऑफ वुमेन की। ठीक है, देन उसके बाद क्या था कि अदर राइटिंग उसके और कुछ राइटर्स थे उस टाइम के ऊपर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फोकस किया था सर्वाइवल की कंक्रीट फंक्शनैलिटी के ऊपर। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि भाई जैसे कि इफ़ देर इज़ अ चेंज इन द बिहेवियर दैट लीड टू चेंज इन द फंक्शन। ठीक है, तो देयर बाय द रिमेन्स इंटीग्रेटेड टू द रेस्ट ऑफ द कल्चर। उन्होंने बोला था कि बेसिकली दीज वर फंक्शनलिस्ट थे। जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच थी ना, आपने पेपर 1 में पढ़ेंगे कि फंक्शनलिस्ट भी स्कूल था, तो उन्होंने सर्वाइवल की कंक्रीट फंक्शनैलिटी पे फोकस करना शुरू किया कि भाई इनका काम क्या है, ये सर्वाइवल आज भी बचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो इनके ना बिहेवियर के अंदर चेंज होता है, ठीक है, तो जैसे ही बिहेवियर में चेंज होता है वैसे इसके फंक्शंस में भी चेंज हो जाता है, इस वजह से इस पूरे कल्चर से आज भी इंटीग्रेटेड है। वाइल ब्रेंस्लो मेलनोस्की, जो एक ब्रेंस्लो मेलनोस्की थे, ये भी एक फंक्शनलिस्ट थे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया दैट एनी पार्ट ऑफ कल्चर कैन बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कल्चरल सिस्टम। ठीक है, ब्रेंस्लो मेलनोस्की ने बोला था कि रिजेक्ट कर, इस थॉट को ही रिजेक्ट कर दिया था कि किसी भी पार्ट ऑफ कल्चर है उसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है रेस्ट ऑफ द कल्चरल सिस्टम से। तो ये एक बड़ी टिपिकल सी चीज़ है, अगर ये 20 मार्कर आए ना तब डाल देना, 10 मार्कर में छोड़ देना। और ये थोड़ी फंक्शनलिस्ट वाली कंफ्यूजिंग भी है चीज़, जब तक आप पेपर 1 नहीं पढ़ेंगे ना थ्योरीज, तब तक ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, बस आप क्या करेंगे कि यू विल राइट, इतना लिखाएंगे 10-15 नंबर के लिए, इतना लिखाएंगे बहुत है। एक जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन का नाम लेके सीधा ये एग्जाम्पल दे देंगे, बीच वाला भी खा जाओ तो चल जाएगा आपका काम। ठीक है, मैंने थोड़ा लंबा इसलिए लिख दिया ताकि आपको पढ़ते हुए नोट्स में समझ आ जाए। ठीक है, देन रोल ऑफ एथनो आर्कियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट है। एथनो आर्कियोलॉजी का रोल क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को फोकस करता है। ठीक है, कि एक चीज़ अगर आज से 5000 साल पहले भी थी और आज भी है, तो एक कंटिन्यूटी को दिखा रही है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फिर उसने एग्जाम्पल दिया, जैसे एक उड़ीसा के अंदर जुआंग ऑफ द क्योंझर ट्राइब है। ठीक है, उनकी जो डॉर्मेट्री का नाम होता है मंधोजर नाम होता है उनकी डॉर्मेट्री का, और वहाँ पे वो एक बर्निंग वुडन लॉग रखते हैं, मतलब जलती हुई लकड़ी रखते हैं। तो ये प्रैक्टिस वो रखते क्यों है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि देर आर फोकलोर्स विच सेज दैट जुआंग लॉस्ट द फायर, जुआंग ने फायर को खो दिया था और उनको ये फायर वापस मिली डिवाइन की ब्लेसिंग से, बिकॉज ऑफ द डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है, सो द वुडन लॉग इंस्टॉल्ड टू प्रिवेंट रिपीट ऑफ इंसिडेंट।
तो उन्होंने क्या किया था, डॉर्मेट्री के अंदर जलती हुई लकड़ी रख दी थी ताकि बाद में अगर दोबारा रिपीट हो ना इंसिडेंट का तो आग बची रहे। सो महापात्रा सेज दैट इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्रैक्टिस। तो ये जो सर्वाइवल है प्री हिस्टोरिक प्रैक्टिस का कि वो अपने डॉर्मेट्री के अंदर जलती हुई लकड़ी रख देते हैं, ठीक है। देन पैरेलर, कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेलर जो है ना, सर्वाइवल तो हमने देख लिया, वो इवोक करता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। यानी अगर कोई चीज़ यहाँ पे है यहाँ पे भी है तो वो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी दो सोसाइटीज़ के अंदर दिखा रही है। जैसे ओंग ऑफ अंडमान है एक ट्राइब, वो अपने अपने आप को ना डेकोरेट करते हैं माइक्रोलिथ से, मतलब छोटे छोटे वो माइक्रोलिथ औजार होते हैं ना, मतलब जैसे ये हो गया अपना भाल तीर के ऊपर लगने वाला एरो, तो ये माइक्रोलिथ से अपने आप को सजाते हैं। बट हमें देखने को मिला है कि कोई भी मिजोलिथिक कल्चर हमें अंडमान में नहीं मिला, ठीक है। जनरली जब आप एथनो आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे ना पेपर 1 के लिए, तो आप वहाँ पे ना पैलियोलिथिक के बाद मिजोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे। मिजोलिथिक कल्चर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसमें माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे साइज़ के हथियार। तो इन्होंने बोला था कि ये छोटे छोटे साइज़ के जो हथियार है ना, ये अंडमान के अंदर भी मिले हैं बट वहाँ पे कोई मिजोलिथिक कल्चर नहीं मिला है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे पैरेलल्स एग्जिस्ट हुए हैं। पैरेलल की कल्चरल पैरेलल की वजह से ऐसा है कि किसी और सोसाइटी में थे, वहाँ से यहाँ आ गए। देन एथनो आर्कियोलॉजी स्टडी द सर्वाइवल एंड द पैरेलल्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल इमेज। तो ये कहता है कि ये कंक्लूजन पे आ गए, दस द एथनो आर्कियोलॉजी स्टडिंग द सर्वाइवल एंड द पैरेलल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल इमेज, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दे देंगे कैसे, कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक टीम भेजी भीमबेटका एरिया में मध्य प्रदेश में, ताकि वहाँ की लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया जा सके जो वहाँ के आर्टिसंस हैं, ठीक है, सर्वाइवल और पैरेलल की टेक्निक का यूज़ करके, सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंडिंग द भीमबेटका रॉक पेंटिंग। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है सेंट ए टीम टू स्टडी द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द लोकल आर्टिसन नियर भीमबेटका यूजिंग सर्वाइवल एंड द पैरेलल टू बेटर अंडरस्टैंड द भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स। तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको कवर हो गए होंगे। अगले कल भी हम 2 या 3 टॉपिक कवर करेंगे सेम 2.1 के ऊपर, और हमारा फाइनल हो जाएगा 2.1।